अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी को आज कोर्ट से सजा हो गई 2 साल की। क्यों सजा हुई राहुल गांधी को? इस सजा का उनके राजनीतिक करियर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और राहुल गांधी की सजा के जरिए संदेश क्या दिया जा रहा है, इसके बारे में भी आज हमें खुलकर चर्चा कर लेनी चाहिए। राहुल गांधी क्या किसी पॉलिटिकल राइवलरी के शिकार हैं या फिर राहुल गांधी ने वाकई में कोई बहुत बड़ी ऐसा गुनाह कर डाला है जिसके कारण उन्हें 2 बरस की जेल हुई है, सजा हुई है। हालांकि अभी जेल नहीं हुई, उनको जमानत मिल गई है। आज हम इस मसले पर खुलकर और विस्तार से बहनों भाइयों चर्चा करने वाले हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, उनको आज गुजरात की सूरत कोर्ट में 2 वर्ष की सजा हो गई। सजा किसने दी? कोर्ट ने। कारण क्या था? क्रिमिनल डिफेमेशन केस। जो 4 वर्ष से मुकदमा राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात की जिला अदालत में सेशन कोर्ट में चल रहा था, वहां उनको दोषी पाए जाने के बाद आज 2 वर्ष की सजा सुना दी गई। ये क्रिमिनल डिफेमेशन केस है जो 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट का निहितार्थ ये था कि क्या सारे चोर एक ही जात, एक ही सरनेम के हैं। मोदी का जिक्र उन्होंने किया था, मोदी सरनेम का, जिसमें नीरव मोदी, ललित मोदी, इस तरह के तमाम मोदियों का जिक्र किया था। इस पर गुजरात की सेशन कोर्ट में उनके खिलाफ स्थानीय एक मोदी समाज के व्यक्ति ने मुकदमा कर दिया, क्रिमिनल डिफेमेशन। राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई चली और 4 वर्ष के बाद आज फैसला आया तो राहुल गांधी को सजा सुना दी गई। लेकिन राहुल गांधी भी झुके नहीं, दबे नहीं और उन्होंने कोर्ट से कोई याचना नहीं की, सजा को स्वीकार करते हुए बाहर आ गए। हालांकि उनकी सजा पर फिलहाल 30 दिन के लिए कोर्ट ने स्वयं रोक लगा दी और उनको जमानत भी दे दी है। अब राहुल गांधी इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट का फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राहुल गांधी चैलेंज करेंगे, वहाँ स्टे के लिए गुजारिश करेंगे। फिलहाल वो बेल पर हैं। 10,000 रुपये की बॉन्ड भरने के बाद उनको जमानत मिल गई। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये फैसला आएगा उनको पहले से पता था, क्योंकि राहुल गांधी न डर रहे हैं न दब रहे हैं। इस कारण उनको परेशान करने की, उनको उत्पीड़न करने की, उनको घेरने की तमाम कोशिशें चल रही और प्रियंका गांधी ने खुलकर भी ये बात अपने ट्विटर पे लिखी है। राहुल गांधी ने कहा है कि वो सच के रास्ते पे चलेंगे और इस सच का रास्ता, संघर्ष का रास्ता अहिंसा की तरफ ले जाता है। तो अब राहुल गांधी के पास क्या विकल्प बचते हैं? अगर बहनों भाइयों सजा का ऐलान हो जाता और सजा सस्पेंड नहीं करते जज, तो राहुल गांधी की सदस्यता आज और इसी वक्त ख़त्म हो जाती, उनकी सांसदी आज चली जाती। लेकिन जज ने स्वयं उनके केस में स्टे कर दिया और सजा को 30 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। तो राहुल गांधी को ये जो सजा मिली है, इसका कारण क्या है? कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने आज इस पूरे मामले पर, इस पूरी कोर्ट के प्रोसीजर, कार्रवाई को लेकर बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन के और दलों ने खड़े किए हैं, जिसमें विशेष तौर पर 2 दलों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी और उनके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। इन दोनों लोगों ने बहुत ही गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं और इस पूरे मामले पर कहा है कि ये राइवलरी है, ये राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश। क्या वाकई में राहुल गांधी इस तरीके का राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हैं या राहुल गांधी ने वाकई में बड़ी गलती की है? उन्हें ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। बहनों भाइयों, इस वक्त MP MLA कोर्ट भी यूपी में चल रही है। आप देख रहे होंगे कि तमाम नेताओं की या तो सदस्यता जा चुकी है, बहुतों के खिलाफ मामले चल रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जो बहुत सस्ते में भी छूट गए। मतलब कुछ 1 रुपये का जुर्माना या 2-4 महीने की सजा का ऐलान सुनने के बाद छूट गए। राहुल गांधी पर इतना एक्सट्रीम डिसीजन कैसे हुआ? फुल पनिशमेंट हुआ है। बहनों भाइयों, क्रिमिनल डिफेमेशन की जो धारा है, धारा 499 वो ये कहती है कि अगर क्रिमिनल डिफेमेशन होता है तो मुकदमा चलाया जाएगा और धारा 500 में सजा होती है। सजा कितनी हो सकती है? अधिकतम 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों, जज पर निर्भर करता है। यानी राहुल गांधी को मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई, मैक्सिमम। इस मैक्सिमम करने पनिशमेंट के पीछे के कारण क्या हैं? उन कारणों की हमें समीक्षा करनी चाहिए। क्या वाकई में राहुल गांधी की स्टेटमेंट ऐसा है कि उनको मैक्सिमम पनिशमेंट मिलना चाहिए?
या राहुल गांधी किसी राजनीतिक साजिश का शिकार हैं? और अब क्या राहुल गांधी बोलने में अपना एहतियात बरतेंगे? अब वो क्या आगे जुबान को संभाल कर बोलेंगे? वैसे इस देश में क्रिमिनल डिफेमेशन को लेकर तमाम तरीके की बातें होती हैं। इस देश में डिफेमेशन को लेकर एक कंट्राडिक्टरी है बहनों भाइयों। देखिए, आप समझ लीजिए, अच्छा हुआ कि ये घटनाक्रम के जरिए आप इसे समझ लें। इस देश में भारत अकेला इस कॉन्टिनेंट में देश है जहां दो तरह के डिफेमेशन होते हैं। मतलब जैसे मर्डर भी दो तरह के मर्डर हों, उसी तरह डिफेमेशन भी हमारे देश में दो तरह के होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा शिकार पत्रकार बन रहे हैं। एक है क्रिमिनल डिफेमेशन और एक है सिविल डिफेमेशन। पहले सिविल डिफेमेशन का चलन था, लेकिन उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ 90s में क्रिमिनल डिफेमेशन। सिविल डिफेमेशन में आप दावा कर सकते हैं कि इन्होंने मेरे खिलाफ बोला, ऐसा किया, मेरी छवि को नुकसान हुआ, इतना डैमेज मिलना चाहिए। लेकिन क्रिमिनल में आपको सजा होती है। आवाज़ों को खामोश करने के लिए इस कानून का उपयोग कई बार हुआ। इससे किसी को न्याय मिले ना मिले, लेकिन सामने वाले को चुप कराने के लिए ये धारा परफेक्ट है। और कोर्ट भी इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। और विशेष तौर पर इसके शिकार अधिकांश पत्रकार लोग रहे हैं। अब नेता शिकार बनना शुरू हुए। तब लोगों में इस एक्ट को लेकर चर्चा शुरू हुई। जब मीडिया वाले कहते थे क्रिमिनल डिफेमेशन का मामले बंद करिए, ये तमाम दुनिया के तमाम देश इसको ड्रॉप कर चुके हैं। अगर क्रिमिनल डिफेमेशन होगा तो कल को मीडिया वाला बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, डरेगा, क्योंकि जज साहब बहुत जल्दी में रहते हैं, पता नहीं कब किसको कौन सी सज़ा सुना दें। तो राहुल गांधी, उनकी सदस्यता रुक गई, बच गई। जज ने अपना खुद ही फैसला 30 दिन के लिए रोक लिया। लेकिन इस जरिए ये एक बहस प्रारंभ हुई है। आज आए कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राहुल जी को आईपीसी के कलम 490 ने और 500 के नीचे सजा सुनाई गई है, उसको कन्विक्शन कर दिया है और 2 साल की सजा फरमाई गई है। 2 साल की सजा कर दी गई है और उसको जो 2 साल की सजा है कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है 30 दिन के लिए। 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है और जामीन दे दिया है। देखिए, कोर्ट का डिसीजन है, अभी उस पर तो हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन अपील कोर्ट पर विश्वास है पार्टी को और जस्टिस पे विश्वास है। कोर्ट का ये जजमेंट पे अभी हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी, पर अपील कोर्ट में वी हैव ट्रस्ट। देखिए, मुझे लगता है कि ये सरकार जो आई है, कोर्ट का फैसला, सदन का फैसला, सदन में वाद विवाद का फैसला, डिबेट का फैसला, ये खुद ही क्वेश्चन करते हैं, खुद ही आंसर करते हैं, खुद ही फरमान जारी करते हैं। अब कोर्ट आगे क्या करेगा, हम लोग हायर कोर्ट में जाएंगे। राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। श्री राहुल गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनको यह सजा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय की जो भी मतलब सजा है या न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश दिया गया है, उसका सबको सम्मान करना चाहिए। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे मौजूद हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं, वैभव माहेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, विनोद अग्निहोत्री जी देश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं, संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल होने के लिए। विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी को ये जो सज़ा दी गई है, इसके राजनीतिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अभी तक तो क्रिमिनल डिफेमेशन पत्रकार ही झेलते थे। मेरे ख्याल से लेटेस्ट में ऐसा कोई बड़ा उदाहरण ऐसी सज़ा का नहीं होगा कि किसी पॉलिटिशियन को क्रिमिनल डिफेमेशन में 2 बरस की सज़ा सुनाई गई हो। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और इसको लेकर तमाम तरीके के मतभेद उभर कर सामने क्यों आ रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, पहले धन्यवाद डिबेट में मुझे बुलाने के लिए। दरअसल ये पूरा मामला अब आगे आने वाले दिनों में राजनीतिक रूप लेगा। कानूनी जो प्रक्रिया है वो तो चलेगी, और मैं चूंकि कानून का बहुत बड़ा जानकार भी नहीं हूँ, इसलिए उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। कोर्ट का फैसला है, उसके बाद वो उसी अदालत में सेशन कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम, जहां तक जाएं, और अधिकतम सजा हो चुकी है। अगर वो अपर कोर्ट जो है वो या तो सजा को
कम कर सकता है या सजा बिल्कुल ही जो है खत्म कर सकता है। अधिकतम सजा तो हो ही चुकी है इस मामले में। जहां तक इसे राजनीतिक पहलू की बात है, इसके राजनीतिक पहलू के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि कांग्रेस और राहुल गांधी, चूंकि दोनों जो है अब इस मामले को लेकर के इसको जोड़ेंगे कि जिस तरह राहुल गांधी ने जो उनका भाषण है जिस पर सजा हुई है, जिसपे वो नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेके उन्होंने सवाल पूछा है लोगों से कि भाई मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये मोदी जो है सारे क्यों होते, इस तरह से उन्होंने सवाल पूछा है। अब इस पर एक वकील साहब हमारे मित्र हैं, उनका कहना था कि सवाल पूछने में तो कोई डिफेमेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदमी जो है वो सवाल पूछ रहा है, वो कोई अपनी राय थोड़ी दे रहा है, तो खैर वो कानूनी पक्ष है। अब उस भाषण को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ये प्रचार करेगी कि देखिए राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे और उनको जो है इस तरह से सजा उनको मिल गई। और क्योंकि जो याचिकाकर्ता हैं गुजरात के, वो शायद बीजेपी के विधायक हैं, मुझे कंफर्म करिए। तो अगर वो बीजेपी के विधायक हैं तो सीधे सीधे बीजेपी से जोड़ देगी, कांग्रेस जोड़ सकती है इसको। हालांकि और उसके बाद अगर कहीं इस सजा के मद्देनजर स्पीकर साहब ने राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया हाउस से, जैसा कि प्रावधान है कि एक बार कन्विक्ट हो जाने के बाद स्पीकर फैसला लेंगे, इस पर स्पीकर कानूनी राय लेके फैसला लेंगे, और अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया तो कांग्रेस और उसको बनाएगी मुद्दा। एक पक्ष है जो ये कह रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जज ने स्वयं अपने फैसले पर रोक लगा के 20 दिन का टाइम दिया है, ये एलिजिबिलिटी होगी? नहीं, वो तो जेल जाने से रोका है ना, कन्विक्शन थोड़ी रोका है। कन्विक्ट तो हो गए वो, तो कन्विक्ट जब हो गए हैं, अब स्पीकर को इस पर निर्णय लेना है, बिरला जी को। अब वो क्या निर्णय लेते हैं वो तो, लेकिन मैं अगर लगा के बात कर रहा हूं, अगर ऐसा होता, क्योंकि फिर कांग्रेस ये जोड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से राहुल गांधी की माफी और लोकसभा से उनकी सदस्यता खत्म किए जाने की मांग लगातार कर रही है। वो प्रिविलेज कमेटी में वो मामला भी पड़ा हुआ है जो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ले गए हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों चीजें कांग्रेस क्लब करके देश में एक विक्टिम कार्ड खेलेगी और कोशिश करेगी कि राहुल गांधी को विनोद जी जो सजा हुई, कन्विक्शन हुआ, इसका राजनीतिक संदेश क्या है? वही मैं कह रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं, राजनीतिक संदेश पे वही तो मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ये मुद्दा रखेगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उनको ये सजा मिली और अगर सदस्यता जाती है तो उनको सदन से बाहर किया गया। क्योंकि इतिहास को अगर आप याद कीजिए तो इंदिरा गांधी की सदस्यता जब रद्द हुई थी, जब चिकमंगलुरु से जीत कर आई थी और उसके बाद उनको एक केस में लेकर के सदस्यता रद्द की गई थी, उसको इंदिरा जी ने मुद्दा बनाया था। तो कांग्रेस उस इतिहास को दोहराने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है, आज मैं उनके जो बयान, जैसे राजनाथ सिंह जी का बयान है, बड़ा माइल्ड बयान है, नरम बयान है। किरण रिजिजू का बयान बड़ा नरम बयान है। उन सब लोगों ने राहुल गांधी को सलाह दी है, आलोचना और निंदा नहीं की, सलाह दी। तो कहीं ना कहीं भाजपा आकलन कर रही है कि इसका राहुल गांधी को इस मामले का कितना फायदा कितना नुकसान होगा। अगर सहानुभूति मिलती दिखेगी तो भाजपा को जो जरूर कुछ ना कुछ रणनीति अपनानी पड़ेगी और भाजपा कहेगी उन्होंने मानहानि की है, शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो ये दोनों के राहुल गांधी की आक्रामकता के कारण आप क्या मानते हैं? इन दिनों उनकी आक्रामकता काफी ज्यादा दिख रही है। आज भी कोर्ट में उन्होंने कहा आपको कुछ कहना है, तो उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलूं, सवाल उठाऊं, मुझे किसी दया की जरूरत नहीं है। नहीं, तो उनकी आक्रामकता तो पिछले मतलब लगातार खाली अभी नहीं है। आक्रामकता तो उनकी नोटबंदी के जमाने से हर मुद्दे पर है। वो नोटबंदी को लेके, कोरोना को लेके, चाइना को लेकर के, जीएसटी को लेकर के लगातार वो बोलते रहे हैं और अडानी वाले मामले पे लगातार बोलते रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आया है एक तरह का, उसने उनकी आक्रामकता को और धार दी है और उसी के सिलसिले में वो लगातार आक्रामक होते। अच्छा, न चाहते हुए भी मैं ऐसा देख रहा हूं कि दिल्ली में विपक्षी एकता हो रही है। जो अखिलेश यादव कल तक कांग्रेस के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे थे, उन्होंने सपोर्ट में स्टेटमेंट दिया। जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे थे, आज कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या इससे कांग्रेस को कुछ फायदा हो गया इस वजह से? वही मैं कह रहा हूं। देखिए, अरविंद की, अखिलेश जी की तो बाद में करूंगा। अरविंद जी जो है वो सोशल मीडिया के महारथी हैं। उन्होंने अपने पूरा कैंपेन सोशल मीडिया से अन्ना आंदोलन के दौरान से किया है। जाहिर है उनको कुछ ऐसा फीडबैक सोशल मीडिया के जरिए मिल रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसका सहानुभूति का लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, तो वो इससे खिलाफ न खड़े होकर इससे साथ खड़े हो गए। और अखिलेश जी के साथ ये है कि चूंकि उनको लगता है कि ये राहुल जी कांग्रेस के साथ वैसे गठबंधन भी रह चुका है उनका, और एजेंसियों के दुरुपयोग को लेके और मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर जैसे एकता है, तो इसलिए दोनों इनके साथ खड़े हुए और इससे कहीं ना कहीं विपक्षी एकता की एक शुरुआत भी हो सकती है भविष्य में, अगर ये चीजें आगे बढ़ी तो। शुक्रिया विनोद जी, हमारे साथ बने रहिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं और संजीव मिश्रा भी आ गए, वह बीजेपी के प्रवक्ता। उमाशंकर जी, राहुल गांधी को आज सजा हो गई, आपकी पीड़ा
वो मैं चेहरे पे आपके देख पा रहा हूँ। ये इसका राजनीतिक संदेश क्या है? अब तो राहुल गांधी को थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए, अपनी जुबान पे, अपनी भाषा शैली पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट से सजा हुई, अदालत से। देखिए ब्रजेश जी, आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की का शहादत दिवस है। अगर वो झुक गए होते अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ तो वो जिंदा होते, लेकिन देश आज़ाद नहीं होता। लोकतंत्र की लड़ाई चल रही है, लोकतंत्र को बचाने का जद्दोजहद चल रहा है। इसलिए राहुल गांधी ना झुके थे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। सजा मिलती है, सदस्यता जाती है, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सोनिया गांधी जी ने भी अपनी सदस्यता से इस्तीफा देकर इसी रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़ा था। तो क्या हम सदस्यता से डरते हैं? किसी तानाशाह के खिलाफ 6 साल कल कभी नहीं डरी। डिस्क्वालिफिकेशन अलग से है, यानी 2031 तक। अभी बता रहे थे विनोद जी, कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी। कोई बात नहीं है, चुनाव कांग्रेस तो लड़ेगी ना। क्या पूरे कांग्रेस को बैन कर देंगे? वो भी करके देख लें। और कितने दिनों के मेहमान हैं? खुद ही तो दिन बता रहे थे गुजरात में कि कितने दिन बचे हैं। उतने ही दिन बचे हैं। हर तानाशाह का अंत होता है। ना हिटलर बचा, ना मुसोलिनी बचा, कोई नहीं बचा ब्रजेश जी। बीजेपी ने थोड़ी सजा दी है, मोदी जी ने थोड़ी सजा दी है, कोर्ट ने दिया है भाई। मैं उस पर भी आ जाता हूं। मैं उस पर कोर्ट, बहुत सारे इत्तेफाक मोदी जी के साथ और इस सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, उसका जिक्र मैं बाद में कर दूंगा। पहले मैं इसी पर आ जाऊं। देखिए, पूर्णेश मोदी वो कोई शिकायतकर्ता हो ही नहीं सकते थे लीगली, क्योंकि उनका कोई डिफेमेशन नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी ने ललित मोदी और नीरव मोदी का नाम लिया। उन्होंने सारे मोदी थोड़े ही कहा। उन्होंने कहा ये सारे मोदी का नाम इनसे क्यों जुड़ता है? समझ रहे हैं ना? तो वो तो शिकायतकर्ता हो ही नहीं सकते थे, जो लीगल प्रोसीजर है क्रिमिनल डिफेमेशन। कोर्ट के फैसले पे आप सवाल उठा रहे हैं? सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, दर्शकों को तय करने दीजिए। दूसरा, पूरा षड्यंत्र समझिए। मामला 2019 का है, कर्नाटक के कोलार का है। इसको लाया जाता है सूरत में। भाजपा के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो इसको डिफेमेशन शूट करते हैं। और फिर जो जस्टिस, नाम नहीं लूंगा, सुनवाई कर रहे थे, जब वो लगभग पूरी सुनवाई कर चुके थे, फैसला देने की स्थिति आ गई थी, तो जो पेटिशनर है यानी कि पूर्णेश मोदी, वो खुद ही अहमदाबाद हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि इस पर निर्णय ना हो, अभी ये स्टे होना चाहिए, और उनको स्टे मिल जाता है। फिर जब जज बदल जाता है, फिर ये वाले जज साहब आ जाते हैं, तब ये केस फिर आगे बढ़ता है। और 2 मिनट ब्रजेश जी, केवल 2 मिनट में राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया जाता है, सजा सुना दी जाती है। और आप जो ब्रजेश जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने कहा कि मुझे कोई माफी नहीं चाहिए, जब जज ने सजा सुना दी तो फिर माफी राहुल जी क्यों उस बात को कहें? वो तो 2 मिनट में तो सजा सुना दिया। फिर उन्होंने राहुल जी से कहा कि बताइए आप कुछ कहना चाहते हैं। ये मैं कोई न्यायालय का बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, और इत्तेफाक भी होते हैं। जस्टिस लोया का मामला इसी देश में हुआ है, और तमाम आईपीएस अधिकारी, तमाम पत्रकार इसी आप इस फैसले से असहमत हैं? हम अपर कोर्ट में जाएंगे। अपर कोर्ट का ओके, संजीव रास्ता मिश्रा, है। थैंक यू। संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव मिश्रा, राहुल गांधी को सजा हो गई है उनके स्टेटमेंट को लेकर, जो उन्होंने क्रिमिनल डिफेमेशन का एक मामला चला और उन्हें सजा हुई है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के मसले पर क्या राय रखती है? आपकी धारणा क्या है? आपके यहाँ तो बड़े जश्न मन रहे होंगे। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, इसमें जश्न मनने का क्या मतलब है? आप जैसा करेंगे वैसी सजा आपको मिलेगी। आपने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, जिस तरीके की शब्दों का उच्चारण किया, उस आधार पर सूरत की सेशन कोर्ट ने निर्णय लिया है। अब सूरत की सेशन कोर्ट पे अब आप निर्णय, अब उसके बाद आप ही, अगर कांग्रेस का कोई साथी ये कह रहा है कि साहब वो उन्होंने 1 मिनट में ले लिया और 2 मिनट में ले लिया और उसके बाद उन्होंने वहाँ से स्टे ले लिया था, मुझे लगता है कि बहुत हल्कापन है कांग्रेस में अभी भी। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसी जाति या किसी संप्रदाय के खिलाफ अगर कोई आहत हुआ है तो ये ऐसा मेरा विचार नहीं था, वो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। हाँ, उन्होंने कहा। लेकिन कांग्रेस के साथी पता नहीं क्यों जब सजा हो जाती है और फिर जमानत भी हो जाती है, तो ये तो जमानत पे नेशनल हेराल्ड से चल रहा है, तो इसमें समस्या क्या हो गई मैं तो नहीं समझ पा रहा। हाँ, आपको कुछ अजीब नहीं लगता तो ये भी कि कर्नाटक का बयान
क्या बयान में किसी व्यक्ति का जिक्र नहीं, केवल एक जाति का जिक्र। मुकदमा चलता है गुजरात में भी, सूरत में चलता है, सजा उन्हें वहां दी जाती है, कर्नाटक में चला लेते हैं। नहीं तो सूरत में सजा हो गई तो उसमें क्या हो गया? अब क्या क्या न्यायपालिका लीगली तो के गलत खिलाफ नहीं भी है, क्या लेकिन बयान दिया यही तो जाएगा? सवाल खड़े होते हैं, यहीं पे तो क्वेश्चन आ जाता है कि एक इलीगल सवाल- कहीं नहीं है कि उनको सवाल पूरे इसलिए इंडियन खड़े टेरिटरी में होते हैं। कहीं भी सजा हो जाए। जब लोकसभा की अध्यक्ष से आप माफी मांगते हैं और लिखित माफी मांगते हैं तो क्या स्थिति रहती? ये कांग्रेसियों को समझना पड़ेगा, ये राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं उनको समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 32-33 साल हो गए कांग्रेस को बेहाल हुए। अच्छा, तो समझ में आप ही नहीं आ बता रहा। दो कि ये उमा शंकर ना पांडे को संगठन है, क्या ना- बोलना चाहिए ना आगे संगठन। भविष्य में, और ये लोग कैसी भाषा बोलें, कुछ एक गाइडलाइन बनाओ इनके लिए। नहीं, ये मैं क्यों बनाऊंगा? ये तो कांग्रेस के अच्छा, नहीं बना। पुराने साथी हैं, इनको बनाना पड़ेगा। लेकिन हालात नहीं, ये देख रहे हैं वैभव कांग्रेस महेश्वरी के। हैं, ये आपके सबसे बहुत ज्यादा प्रोवोक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गाइडलाइन बीजेपी वाले बना आ जाने दें। देंगे तो ज्यादा बार बेहतर बार है। मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि ये सवाल संजीव मिश्रा से करो कि ये गाइडलाइन बना दें। मेरी बात आने दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ये गाइडलाइन की जहां तक बात है तो गाइडलाइन इनको पहले अपनी साइडलाइन ठीक करनी पड़ेगी। अच्छा। इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जब राहुल जी थे तब वहां से हरा करके भेजा उत्तर प्रदेश से। मैं वो कहना चाहता हूं। और आज उनकी सदस्यता चली जाएगी तो उनको कौन सा फर्क पड़ता है? नहीं, आज चेहरा ये तो तो उतरा है उत्तर उमा प्रदेश शंकर में का। अपने आप को हो सकता है वहां प्रत्याशी बना दें। जी, मुझे लगता है कि कांग्रेसियों Thank को you. बहुत संयम से और बहुत सिस्टमेटिक वे में बात कहनी चाहिए। और जी। खासतौर से राहुल जी की जो एक शब्दावली गाइडलाइन है, बन मुझे जाए, लगता मैं तो है कि कहता इनका हूँ कोई ये लोग सलाहकार पालन अगर हो, करें उसका, तो उनको- इनको कम से कम सजा तो ना हो। ब्रजेश जी 10 सेकंड मुझे चाहिए था। अब रुक जाओ 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड, लेकिन ज्यादा नहीं, बोलो। देखिए कह रहे हैं पहले राउंड में संयम मौका देता बरतना नहीं, पर दे चाहिए। रहा हूं आज। सजा हुई प्रधानमंत्री है जी इसकी। का बयान याद है अभी लोकसभा में ब्रजेश, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के सरनेम के बारे में क्या कहा था कि गांधी सरनेम, जवाहर नेहरू सरनेम क्यों लगाते हैं? सदन के भीतर उस कही पर गई अगर बात पर डिफेमेशन बाहर हो जाए तो मुकदमा क्या नहीं हो सकता। जेल जाएंगे प्रधानमंत्री जी? सदन के भीतर कही गई कहाँ जा बात रहे पर हो पांडे जी? मुकदमा नहीं होता। देखिए कह रही बात है। इंटेंशन की है। राहुल जी के ऊपर जो ब्रजेश सजा जी, हुई है, उस बात पर कुछ बोलिए। इंटेंशन Thank you. की है। Thank राहुल जी you. ने तो कोर्ट को भी बोल अनूप दिया संडा था कि समाजवादी मेरा पार्टी के इंटेंशन प्रवक्ता नहीं, हैं। ऐसा नहीं था। पांडे जी अब किसी सुनिए, गौर से समुदाय सुनिए। विशेष को हट करने का थैंक नहीं यू, था। शुक्रिया। अनूप संडा मौजूद है मेरे साथ। यही तो मैं बता रहा था। अरे भैया रुक जाओ ना, आपस में थोड़ी बात करनी, बाकी लोग भी तो हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनूप जी, सोच समझ कर बोलना, डिबेट में जो कुछ भी बोलना भाई, फिर क्योंकि ये संसद तो है नहीं कि आपको इम्यूनिटी है और पता चला कि संजीव जाके भाई यार लिखा दें आप पे तो मुसीबत आप पे हो जाए। तो भाई ये बताओ कि कल तक तो कांग्रेस को भरा बुरा कह रहे थे, आज सजा मिल गई तो अब सबको डर लग गया। आपकी पार्टी तो बड़ा ट्वीट पे ट्वीट मार रही है। कांग्रेस से हमारी राजनीतिक असहमति हो सकती है, लेकिन जब सवाल देश के लोकतंत्र का आएगा, देश की सत्ता के अंदर अगर सहिष्णुता और सहनशीलता समाप्त होगी और सत्ता द्वारा प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करके सरकारी दल येन केन प्रकारेण अपने कुछ गुर्गों के माध्यम से प्रयास करेगा कि विपक्ष की जबान बंद हो जाए, तो मुझे लगता है कि हर सचेत नागरिक जो भारत का है उसको उस पर बोलना चाहिए, और वही काम समाजवादी पार्टी कर रही है। ब्रजेश भाई, मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं विश्व इतिहास से। सत्ता की सहनशीलता इतनी समाप्त हो चुकी है। ब्रिटेन में वहां के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे, और एक पत्रकार ने उनके बारे में लिखा और डफर शब्द का इस्तेमाल किया, और चर्चिल अपनी अक्खड़पन के लिए बड़े विख्यात थे। वो बड़े नाराज हुए। कुछ लोगों ने उनसे जाकर के पूछा कि उस पत्रकार से आप नाराज क्यों हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो चर्चिल ने अपने को संयमित करते हुए कहा कि मैं उस पत्रकार से नाराज इसलिए हूं कि उसने देश की गोपनीयता क्यों भंग की, यानी उस बात को मजाक में उड़ा दिया। अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो एक विपक्षी सीनेटर ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, तुम्हारे पिता जूता बनाया करते थे। कटा हुआ है। और उसके जवाब में अब्राहम लिंकन ने बड़ी विनम्रता से कहा कि जी आप ठीक कह रहे हैं, मेरे पिताजी जूता बनाया करते थे, लेकिन क्या वो जूता बनाने में कुशल थे या नहीं थे? और अगर उनके बनाए हुए जूते आपको कोई तकलीफ देते हों तो मैं भी मरम्मत करना जानता हूं, मैं आपके जूतों की मरम्मत भी कर सकता हूं।
यानी सत्ता इतनी सहनशील और इतनी उदार थी कि विपक्ष अगर व्यक्तिगत स्तर पर भी जाके प्रहार करता था तो उसको भी अपनी सहिष्णुता और उदारता से सुनते थे। ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ सहिष्णुता संकेत। तब कहाँ चली जाती है जब पत्रकारों के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन के तहत कार्रवाई होती है। आज एक नेता पर कार्रवाई हुई तो सब लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस एक्ट का सर्वाधिक अगर इसका कोई दुरुपयोग हुआ है तो पत्रकारों के खिलाफ हुआ है। भाई, कौन ऐसा पत्रकार है हिंदुस्तान के भीतर जो मेन स्ट्रीम का जर्नलिस्ट हो जिसके भीतर इस तरह के क्रिमिनल डिफेमेशन के केसेस ना चले हों? पत्रकारों मैंने खुद 10 केस झेले हैं क्रिमिनल डिफेमेशन के। पत्रकारों तब किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई। आज सजा हो गई तो भाई सबके लिए मुद्दा है। तो मैं कहता हूं ठीक है, राहुल का भी मुद्दा है, पर पत्रकारों का भी मुद्दा उठना चाहिए। समाजवादियों पत्रकारों का भी मुद्दा उठना चाहिए। पत्रकार कोई क्रिमिनल्स नहीं होते हैं। ब्रजेश जी, समाजवादियों ने तो आवाज उस पर भी उठाई थी जब मिर्जापुर के एक पत्रकार को एमडीएम की असलियत खोलने पर जेल भेजा गया था। तभी भी समाजवादी पार्टी ने उसके ऊपर सख्त प्रतिवाद किया था और उस पत्रकार सब लोग ये उठाओ कि क्रिमिनल डिफेमेशन भारत में बंद होना चाहिए। देखिए, डिफेमेशन सिविल सब्जेक्ट है, क्रिमिनल सब्जेक्ट नहीं है। एक बात मैं मूल समझिए आप, मैं जो कहना चाहता हूं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं दूसरे इस बात को कह, मैं चूंकि संविधान और कानून का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, इस नाते मैं अधिकार से ऐसी बात नहीं बोल सकता। कभी हुआ डिफेमेशन? लेकिन मैं बिल्कुल, आप पे कभी हुआ है कि नहीं? नहीं, मेरे ऊपर डिफेमेशन भी हुआ है, मुझको सजा भी हुई है और मेरे ऊपर कई राजनीतिक मुकदमे भी चल रहे हैं। डिफेमेशन में हुई सजा? और नहीं, डिफेमेशन में सजा नहीं हुई है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं ब्रजेश भाई कि आज देश में विनोद अग्निहोत्री जी पे 10 केस होंगे, डिफेमेशन चला होगा विनोद समय के पत्रकारिता में। विनोद अग्निहोत्री जी, मैं तो खुद कह रहा हूं मेरे ऊपर 10-12 मुकदमे चले डिफेमेशन के, 1-2 अभी भी पेंडिंग होंगे। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति और कोई भी सचेत मैंने तो संजीव मिश्रा को कितनी बार कहा कि भैया वकील हो, मेरे केस देखो, के मुद्दे उठाए हों और उसके खिलाफ ऐसे मुकदमे ना हुए हों। मैं विनोद अग्निहोत्री जी को तब से जानता हूं जब हमारे नेता स्वर्गीय राजनारायण जी का इंटरव्यू लेने एक बार गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में आए थे। मैं तब से जानता हूं जी और आदर भी करता हूं। आज देश में ब्रजेश भाई बड़ी समस्या यह है कि देश में हमारे जैसा राजनीतिक कार्यकर्ता जिसको झेलता है कि हम राजनीतिक जनता के अधिकारों को लेकर के कोई आंदोलन करते हैं, सरकार उसमें हमारे अंदर भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मुकदमा लिखाती है और कई बार ऐसे समय में ऐसे तरीके से सजा हो जाती है कि वकील से लेकर के और लोग हतप्रभ हो जाते हैं। लेकिन भारत का न्याय है, उसका हम सम्मान करते हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते जी। लेकिन आज इस देश के लोकतंत्र के सचेत नागरिकों को सोचना होगा कि भारत देश का लोकतंत्र किस दिशा में जाने वाला है और अगर आज इस पर हम सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में सचेत तब भी हुआ करो जब पत्रकारों पर क्रिमिनल सुनाई दे रही है। इस बात को हमको समझ लेना उनके लिए भी फिक्रमंद हुआ करो। मैं तो सिर्फ ये कह, राहुल जी के लिए फिक्रमंद है, अच्छी बात है भाई, होना भी चाहिए। थोड़ा उनके लिए भी फिक्रमंद हो, विनोद जी के लिए। मैं देश के हर उस नागरिक और हर उस साथी के लिए फिक्रमंद हूं जो सत्ता के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ वैभव माहेश्वरी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव जी बहुत शुक्रिया। आज आपका गला सूखा हुआ और चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है एक ही सजा को से संदेश आप लोग को ठीक से चला गया। अब आगे सोच समझ कर बोलना है। हाँ बिल्कुल सोच समझ के बोलेंगे ब्रजेश जी। ये कभी सोचा नहीं था कि भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री इतनी छोटी सहनशीलता रखता होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 2014 से अभी तक एक पत्रकार को बोलने पर जेल, मुकदमे, एफआईआर का सामना करना पड़ता है, एक एक्टिविस्ट को सामना करना पड़ता है, उठा के गायब कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। और पॉलिटिकल पार्टियों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके ऊपर तो ये दुश्मनों जैसा बर्ताव करते हैं। पहले के जमाने में पॉलिटिकल पार्टियां एक पॉलिटिकल ओपोनेंट हुआ करती थी। राजनीतिक द्वेष के बाद में साथ में मिल बैठ के खाना पीना भी खाते थे, हंसी मजाक होता था, पारिवारिक रिश्ते भी होते थे। लेकिन इस सरकार ने पता नहीं पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को कौन सा दुश्मन मान लिया, दुश्मन बना दिया और इतना ज्यादा अत्याचार करना, वो करना, ये करना। जबकि आप अगर देखो कि डेफेमेशन करना, अगर इस बात पे वाकई जेल होने लग जाए तो सबसे ज्यादा 200-300 साल की जेल तो हमारे प्रधानमंत्री जी को ही हो जाएगी। आप उनके स्पीच उठा के देख लीजिए, आप उनके स्पीच उठा के देख लीजिए जब किसी प्रदेश में जाकर वो भाषण देना शुरू करते हैं। क्या हद तक दिल्ली में जाएंगे, केजरीवाल नक्सली है, केजरीवाल को जंगल भेज देना चाहिए। बंगाल में जाएंगे, दीदी ओ दीदी। तो जो अपने भाषणों में जो वो नीचता का या कहिए कि
नैतिकता का जो लो प्रदर्शन करते हैं उस पर अगर वाकई डेफमेशन होने लग जाए तो प्रधानमंत्री जी से शुरुआत हो जाएगी और आधी बीजेपी जेल में चली जाएगी। इसके बाद आ जाइए इनके अनुषांगिक संगठन, इनके बनाए हुए हजारों लाखों की तादाद में ट्रोल, जो कि किसी भी आदमी को प्रधानमंत्री के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ या इवन अडानी जी जो इनके मालिक हैं उनके खिलाफ बोलने पर मां बहन की गालियों से तोला करते हैं। कौन इन सब टोटलिटी में इनके ऊपर डिफेमेशन कायम कर सकता है? इन्होंने तो पूरे देश के लोगों का इतना ज्यादा अपमान करते हैं, ये मात्र एक जरा सी असहमति अगर इनके खिलाफ हो जाए तो इतना ज्यादा अपमान तो आज राहुल को सजा हुई तो आप सभी इकट्ठे हो गए। ये एक कल ट्रेंड तक चल तो रहा है। केजरीवाल जी बहुत बोलते थे कांग्रेस के खिलाफ और आज तो एकदम कांग्रेस के खिलाफ बोलना अलग बात है। एक और लिख रहा है कोर्ट के फैसले से असहमत हूं। देखिए एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है कोर्ट से सहमत नहीं है। वो ठीक बात है, कोर्ट से जब सहमत नहीं होते हैं ब्रजेश जी तभी तो अपर कोर्ट में जाते हैं ना। सहमत होंगे तो अपर कोर्ट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, फिर तो लोग लोअर कोर्ट में जो फैसला हो जाएगा उसको कहेंगे हाँ भाई ठीक है मैं सहमत हूं। अपर कोर्ट और उससे अपर कोर्ट अपील और री अपील बनाई इसलिए गई है कि आप कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, आप अपनी बात को दूसरे तरीके से या दोबारा से हायर कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। वो एक लोकतांत्रिक अधिकार है, कोर्ट की व्यवस्था है। रही बात पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की, तो कांग्रेस एक पॉलिटिकल ओपोनेंट है। मैं वही कह रहा हूं, पॉलिटिकल ओपोनेंट होना और दुश्मन होना ये अलग अलग बातें हैं। दुश्मन जो है ना वो बॉर्डर के आजकल आपके नेता बोल बहुत रहे हैं, सोच समझ लेना। मैं तो कहता हूं कि इस लोकतंत्र की खूबी यही है कि यहाँ पर बोला जाए। यहाँ पर भाई आज देखिए पोस्टर लगाने पर एक आदमी इतना ज्यादा तो क्यों ऐसे अनाप शनाप पोस्टर लगाते हो? इसमें अनाप शनाप क्या है? मोदी हटाओ देश बचाओ ये कह रहे थे, इंदिरा हटाओ देश बचाओ नहीं चल रहा था, मनमोहन सिंह हटाओ देश बचाओ नहीं चल रहा था, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ नहीं चल रहा था। इसकी अगुवाई तो सारे के सारे भाजपा के नेता कर रहे थे, प्रधानमंत्री खुद कर रहे थे। आज मोदी हटाओ देश बचाओ पीने ऐसा कौन सा दिक्कत आ गई है? मोदी हटाओ देश बचाओ का मैं बताऊं आपको मतलब, मोदी अगर हट गए तो इस देश के ऊपर एहसान होगा, एहसान जो इन्होंने देश की जनता को महंगाई के अंदर पीसा है। 1100 का जब तो सिलेंडर क्यों लगाते हो ऐसे पोस्टर तो कि आपके कार्यकर्ता जेल जाएं, FIR हो? क्यों लगाते हो? हम तो लगाते ही इसलिए हैं कि हमें पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतने खाली आदमी हैं। आप काम करोगे फिर कहोगे जेल में डाल दिया। हमें पता है कि देश के प्रधानमंत्री जी इतने खाली आदमी हैं कि उनके पास प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर करने के लिए कोई काम नहीं हो। पोस्टर जैसी चीज पर FIR करा रहे हैं। कहां पर कौन सी सरकार ठीक से चल रही है उसको गिराने में लगे हुए हैं, कहां पर कौन से विधायक खरीदने हैं उसकी प्लानिंग बनाने में लगे हुए हैं। तो जब अभी मनीष और सत्येंद्र जेल में है, आपको समझ में नहीं आ रही बात और कैसे समझाया जाए आपको? देखिए अंग्रेजों ने भी यही कहा था कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको जेल में तो समझ लो लेकिन आजादी उसके बाद भी मिली इसलिए कि लड़ाई बंद नहीं हुई। अब इस समय ना देश को इस तरह के लोगों से आजादी चाहिए जो असहमति के शब्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिनको जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है, जिनको महंगाई और ये सब चीजें कोई समस्या नहीं लगती, जो हिंदू मुस्लिम का जहर बोलते रहते हैं। इनसे देश को आजादी चाहिए। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ डिबेट में आ गए। वीरेंद्र जी, आज राहुल गांधी को सजा हो गई 2 साल क्रिमिनल डिफेमेशन। वैसे आपके ऊपर भी कई क्रिमिनल डिफेमेशन चले हैं मुकदमे, कई बार आप मुझसे इसका जिक्र कर चुके हैं। आज तो सजा हो गई, थोड़ा अपने वाले केसेस भी चेक करा लेना एक बार वीरेंद्र जी। देखिए जो सार्वजनिक जीवन में है उनके साथ इस तरह की परेशानियां तो आती हैं। पहले राजनेताओं को इनसे थोड़ी उन्मुक्ति मिली हुई थी जो बड़े नेता होते थे, लेकिन अब जब से 2017 से सुप्रीम कोर्ट ने MP MLA कोर्ट बनाई है और उसके बाद से जिस तरह से नेताओं को के ऊपर फैसले आ रहे हैं वो बहुत सारे लोगों का कैरियर ख़त्म कर दे रहे हैं। ये ज़रूर है कि एक दिन भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में राजा भैया ने बात कही थी कि जिस तरह से नेताओं पर आंदोलन करने पर मुकदमे लिखे जाते हैं और कोर्ट उनको सजा दे रही है, कौन सड़क पर उतरकर जनता के मुद्दों पर संघर्ष करेगा? सदस्यता चली जाएगी, कोई नेता जनता के लिए लड़ने अब नहीं जाएगा। तो न्यायालय इतनी कठोरता से इतनी तेजी से अगर सजाएं सुनाएगा तो स्वाभाविक है कि ना कोई धरना होगा, ना प्रदर्शन करने कोई नेता जाएगा और सभाओं में भी उसको बड़ा संभल के बोलना पड़ेगा। इसका परिणाम आप उत्तर प्रदेश में आजम खां के रूप में देख सकते हैं कि वो भी जीते, उनका लड़का भी जीता, लेकिन दोनों की सदस्यता इसी बड़बोलेपन में चली गई। हालांकि इस उत्तर प्रदेश में OIC भी आते हैं, खूब बोल कर जाते हैं, कपिल मिश्रा खूब बोलते हैं, साक्षी महाराज से लेके तमाम और सारे लोग हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य पर तो FIR हुई लेकिन आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया सरकार ने।
तो ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग नेताओं के लिए अलग अलग कहा जाए नज़रिया और राय रखती हैं। लेकिन इस बात का चर्चा आज जरूर उठी है कि नैतिकता, पारदर्शिता और निष्पक्षता ये इस देश में क्या सिर्फ किताबों में है या अपनी बारी आवे तब चिल्लाने के लिए है। इस पर एक बड़ी बहस होनी चाहिए, क्योंकि जिस देश में अवसर कम हो जाते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा अवसरवादी हो जाते हैं। और शायद सियासत की में भी यही स्थिति चल रही है कि जिसको जो मौका मिल रहा है वो लपक रहा है। सामने कौन पिस जाए, दूसरे कितने निपट जाए, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर आज देखिए सुरेंद्र राजपूत होते तो कहते कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता राहुल गांधी के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने आज ये बात सोशल मीडिया पर लिखी कि राहुल गांधी को जमानत नहीं लेनी चाहिए थी, उनको जेल चले जाना चाहिए था। सदस्यता अगर आज नहीं कल चली जाए, सदस्यता जाती रह जाए, लेकिन वो कांग्रेस का बहुत भला कर देते। अब ये तो आगे तय होगा। लेकिन एक लोग आज कह रहे थे कि राहुल गांधी पे नेशनल हेराल्ड केस में भी मुकदमा है, आज गुजरात में भी एक आ गया फैसला। 2-3 ऐसे केस रहेगा तो अपने यहाँ 4-5 केस के बाद हिस्ट्री सीटर बना देते हैं नेताओं को, पुलिस बना देती है। क्या ऐसा भी कोई सियासत में ऐसी उदाहरण मौजूद है या आ सकता है? ये बड़ी विचित्र स्थिति होगी। वैसे आज जो भाजपा ने एक नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, तो उस कांग्रेस के शीर्ष नेता का आज सियासत से मुक्ति का रास्ता जो दिख रहा है, जिस ओर वो बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो एकमात्र ऐसे नेता तौर पर जाने जा रहे हैं आज की तारीख में, जो बेबाकी से बोलते हैं, मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, बीजेपी का आलोचना करते हैं। अब अगर वो न सदन में रह जाएंगे तो फिर कांग्रेस का उत्थान कैसे होगा? कांग्रेस को भी एक 2024 के चुनाव के पहले आप एक बड़ा झटका के रूप में देख सकते हैं अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाए तो। वैसे अपने यहाँ कहा गया है कि अगर आदमी को अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो उसे तपना पड़ता है। तो राहुल गांधी को भी अगर इस देश में जनमानस में अपनी स्वीकार्यता को बढ़ानी है तो वो जेल जाए, तपे, लोहा तपना चाहिए। अब एक बात जरूर है कि बीजेपी उनको पप्पू नहीं कहती, पता नहीं क्यों नहीं कहती, पहले पप्पू बहुत कहती थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ब्रजेश जी, ये सब सियासत है। तारीख की आंखों ने बहुत सारे दौर देखे, बहुत सारे शासनकाल देखा, इंदिरा गांधी का देखा, बहुत वीपी सिंह का देखा, मंडल कमंडल देखा और मोदी का शासन देखा। अभी एक दौर बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी के पास एक हथियार है हिंदू मुस्लिम का, वो चाहे राहुल को जेल भेज दे, चाहे जिसको जेल हो जाए। जनता को मुफ्त राशन मिल रहा है, वो बीजेपी के साथ है, उसको योजनाओं का लाभ चाहिए। हमारे देश में जनता को मुफ्त की थोड़ी आदत लगी हुई है, तो वो लाभ सरकारी योजनाओं के आगे शायद वो बोल नहीं पाती। वैसे जुडिशरी के फैसलों पर बहुत सारे वकील सवाल जवाब करते हैं। वो अपनी लड़ाई कांग्रेस में तो बहुत बड़े बड़े वकील हैं, वो देखें कि ये मामला कैसे निपटेगा। लेकिन आज अगर सुरेंद्र जी होते तो वो एक शेर सुनाते, मैं उनकी ओर से सुना दूं, आपको सुनिएगा, फिर उसके बाद मैं अपना वाला सुनाऊंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है, और सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। ये वाला तो बहुत सुनाते हैं, बहुत ये तो मैंने सुरेंद्र जी की बात बहुत सुनाते हैं जी, हर तीसरी डिबेट में मारते हैं। संजीव तो एक बार बहुत परेशान हो गए थे उनसे। लेकिन देखिए, सियासत और जिंदगी और इस देश में हमेशा एक फेज आया, वक्त बदलता रहता है,
सबको सरकार को चलाने का, पार्टियों का अपना जी। एक नजरिया होता है। हम कोई वन पार्टी सिस्टम में नहीं जी रहे, कोई चाइना है खाली चुनाव नहीं होगा एक ही पार्टी रहेगी। ये इस देश के जनमानस को तय करना है कि वो मोदी को कब तक पसंद करेगी, कब तक वो राहुल को मदद नहीं Absolutely करेगी right, या उनको जी। चुनाव नहीं जिताती। ये उनकी अपनी पसंद है इस देश की जनता जी। की। लेकिन वक्त की बात है, वक्त पर एक 4 लाइन सुनिएगा कि वक्त नूर को बेनूर भी कर देता है और छोटे से जख्म को नासूर भी कर देता है। और कौन चाहता है सत्ता से दूर होना, बस समय है वो सबको मजबूर कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ देश के जाने माने पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। विनोद जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में भी कर्नाटक वगैरह में भी चुनाव होने जा रहे हैं। इस फैसले के बाद आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि राहुल गांधी को राजनाथ सिंह हो या किरण रिजिजू हो, मैं देख रहा हूं कि बीजेपी वाले बहुत संभल के, सिवाय रविशंकर प्रसाद के, सब ने इस पर बड़ा ही पोलाइट रुख रखने की कोशिश की, क्योंकि ये तो बैकफायर है, किसी को भी लग सकती है। आज इनको लगी है, कल को बीजेपी के नेताओं को भी लग सकती है। तो क्या अब इस मामले में आप मानते हैं कि राहुल गांधी को कोई सहानुभूति मिल रही है, या राहुल गांधी को सजा से कोई एक संदेश भी गया है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, जहां तक ये इस मामले का संबंध है, तो ये मामला हम सभी जानते हैं कि क्रिमिनल डिफेमेशन के खिलाफ हम लोग लगातार, सारे लोग जो भी लोकतंत्रवादी लोग हैं वो आवाज उठाते रहे। और ये बात भी सही है कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उस भाषण को अगर पूरा सुने तो जाहिर है कि ये माना जा सकता है बैठी के बोले, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हर व्यक्ति कहता है। लेकिन बहुत सारे नेता लोग बोलते भी हैं और बहुत कुछ बोला गया है इस देश में। इसके पहले पता नहीं क्या क्या बोला गया है और लगातार बोला जा रहा है, पब्लिक सब सार्वजनिक विमर्श में है। एक पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ तो बाकायदा पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश लगाने का आरोप कर दिया गया था और पब्लिक डोमेन में था। और वो पूर्व प्रधानमंत्री भी 10 साल रहे इस देश के प्रधानमंत्री और उनके साथ पूर्व सेना अध्यक्ष बैठे थे। और बाद में जब मामला तूल पकड़ा तो उस वक्त अरुण जेटली जी जो है राज्यसभा में नेता थे, उन्होंने मामले पर खेद प्रकट करके मामले को शांत कर दिया। तो ये मामले होते हैं, मामले शांत हो जाते हैं इस तरह से, अगर एक आपस में मिल बैठ करके एक संवाद की प्रक्रिया बनी रहे। अब क्या है, सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में संवादहीनता बहुत ज्यादा बढ़ गई है और संवादहीनता न होने से नतीजा ये हो रहा है कि कभी तो राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर संसद हम तो ठप रहती है, कभी ये किसी बयान को लेकर के कोई कोर्ट चला जाता है बीजेपी का नेता और उसके बाद ये सजा मिल जाती है। इसके पहले आप याद देखिए, अरविंद केजरीवाल के बयानों को लेकर के जेटली जी कोर्ट गए थे, गडकरी कोर्ट गए थे, मजीठा कोर्ट गए थे और बाद में केजरीवाल जी को माफी मांगी और वो मामला वो हो गया। तो ये पर अभी मुझे लगता है विपक्ष में या सत्ता पक्ष में कोई एक ऐसा सर्वमान्य व्यक्ति नहीं है, जैसे आपने अरुण जेटली का जिक्र किया, जिसकी बात सुन के सब मसले को खत्म कर दें या दोनों पक्ष जिसकी इज्जत करते हो। इस वक्त मुझे लगता है एक अजीब सा राजनीतिक माहौल विशेष तौर पर संसद में मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, संसद में अगर आप पूछिए, इस समय हमारे पैनल में सब विद्वान लोग मौजूद हैं, तो आप पूछिए कि संसदीय कार्य मंत्री कौन है इस समय लोकसभा में, तो पता नहीं कौन बता पाएगा कौन नहीं बता पाएगा। एक समय ये था कि संसदीय कार्य मंत्री, प्रधानमंत्री के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी मंत्री का नाम लोगों को याद रहता था तो संसदीय कार्य मंत्री का, प्रमोद महाजन, गुलाम नबी आजाद, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुख्तार अब्बास नकवी, प्रेरन दास मुंशी, बहुत सारे संसदीय, और उनकी भूमिका होती थी, वही तो संवाद का काम करते थे। पक्ष जब भी कोई गतिरोध फंसता था तो सबसे ज्यादा भूमिका संसदीय कार्य मंत्री की होती थी। लेकिन आज प्रहलाद जोशी जी हैं, मैं जानता हूं उनका नाम, लेकिन वो कहाँ है पिक्चर में, कितना संवाद बन रहा है। तो ये जो संवादहीनता है, जो आपने सही कहा कि ऐसे नेता जिनकी बात पक्ष विपक्ष दोनों सुनते थे। अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर बने और मदन लाल खुराना बने संसदीय कार्य मंत्री, तो उन्होंने गुलाम नबी आजाद के पास भेजा खुराना जी को और कहा कि गुलाम नबी साहब 5 साल संसदीय कार्य मंत्री रहे नरसिम्हा राव की सरकार में, आप जाके उनसे थोड़ा सीखिए कि कैसे संसद चलाई जाएगी, कैसे तालमेल बनाया जाएगा। तो ये डेमोक्रेसी की ये स्पिरिट है। आज वो तो जैसे लगता है दूसरा युग रहा हो। हाँ, अब आज के माहौल से तुलना करें, क्योंकि हम लोग दूसरा युग ही है, हम लोग उसी के लिए गवाह रहे हैं, तो हम ये युग भी देख रहे हैं, वो युग भी देख रहे हैं। अब तो स्थितियां ये हो गई हैं ब्रजेश जी की, सामाजिक कार्यक्रमों में भी नेता जो है एक दूसरे के साथ मिलते नहीं दिखाई पड़ते। मतलब विचित्र स्थिति हो गई है। ये जो शत्रुता का भाव है, जो पहले विरोध का भाव होता था, राजनीतिक असहमति का भाव होता था, वो शत्रुता का भाव, मेड़ की लड़ाई जैसे हालात हैं। हाँ, तो ये मुझे लगता है। और अब जहां तक राहुल गांधी के इस मामले की बात है, देखिए
निश्चित रूप से कर्नाटक का चुनाव बिल्कुल आने वाला है, कभी भी घोषणा उसकी हो सकती है। इसके बाद और भी चुनाव है, फिर 24 का चुनाव है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तो इस मुद्दे को जितना ज्यादा से ज्यादा होगा इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे किसी ने कहा कि जमानत ले लेनी चाहिए थी, नहीं, जमानत नहीं लेनी चाहिए थी। अगर अभी जमानत न लेके वो जेल चले जाते तो सबसे पहले संस्था खारिज होती उनकी, और ये माना जाता कि वो बैकफुट पे है। अभी तो सारे लीगल कोर्स को इस्तेमाल करेंगे। वो ये चूंकि सीजेएम कोर्ट का बेल भी एक लीगल कोर्स है, उसे तो हाँ अदालती प्रक्रिया है, वो तो सबको करनी है। लीगल कोर्स का इस्तेमाल करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जहां से उनको जहां तक मेरे खिलाफ भी एक क्रिमिनल डिफेमेशन हुआ तो मैंने भी बेल ली थी। नहीं, देखिए आपने सही कहा। खुशवंत सिंह का तो कहना था कि संजीव को कितनी बार कहे कि आईपीआर हो जाओ, ये आईपीआर ही नहीं हुए थे, और देखो वारंट हुआ मेरे पे। खुशवंत सिंह के खिलाफ तो उनका कहना था कि देश की हर ऊंची छोटी बड़ी अदालत उनके खिलाफ मुकदमा था। तो एक इंटरव्यू में कहा था जी। तो हम लोग जब रिपोर्टिंग करते थे तो बहुत सारे डिफेमेशन के नोटिस आते थे, कुछ सिविल होते थे, कुछ क्रिमिनल होते थे, उसमें एडिटर तक आते थे। रायन माथुर, प्रभाष जोशी, तमाम सुरेंद्र प्रताप सिंह जो बड़े संपादक थे, उस सबको जाके कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ती थी, दूर दराज जाके कोर्ट्स में, मतलब जो है बिल्कुल क्या कहते हैं एकदम टियर 2 और टियर 3। सर प्रोफेशन ही ऐसा है कि जाना भी पड़ेगा, तो मैं भी जाता हूँ अक्सर, कई जगह से सम्मान आता है, सिविल सूट जाना पड़ता है। अगली बार इन लोगों को साथ लेके जाऊंगा और जज साहब से कहूंगा इनके लिए भी करो सम्मान। नहीं, सिविल डिफेमेशन तो फिर भी आदमी सोचता था कि चलो देखा जाएगा, लेकिन क्रिमिनल में तो सीधे वारंट इशू जाना पड़ता है, तो तुरंत पहुंचना पड़ता है, सीधे नॉन अवेलेबल वारंट इशू होता है, करना जाए उसमें। जी शुक्रिया। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, कोई विकल्प है आपके पास, आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए ब्रजेश जी, एक अदालत ने फैसला सुनाया है, एक दूसरी अदालत भी है, वो है जनता की अदालत। जब तमाम बार ऐसे मामले उठते हैं तो जनता अपना निर्णय सुनाती है, और मुझे लगता है पूरा खेल जनता देख रही है, जनता अपना निर्णय सुनाएगी। ये लोग कौन है, ये नीरव मोदी कौन है? 14,000 करोड़ लेके भाग गया, ललित मोदी 500 करोड़ लेके भाग गया, मेहुल चौकसी अभी रेड कॉर्नर नोटिस उनके खिलाफ विड्रा कर लिया सरकार ने, सीबीआई एंटीगुआ में मुकदमा कर देगा, इंटरपोल ने नोटिस वापस ले लिया है। हाँ ले लिया ना, वो आपके खिलाफ एंटीगुआ में करेगा और वहां बुलाएगा आपको सम्मान बेच के। ब्रजेश जी सीबीआई चुप, मौन, मेहुल भाई। अब ये क्या जनता देख नहीं रही है क्या? जनता देख नहीं रही है क्या कि राहुल गांधी को लोकसभा में ना बोलने देने के लिए ये सारा खेल चल रहा है? अडानी का मामला, और ये 5,35,000 करोड़ लोग लेके ये लोग भागे हैं, और संसद में राहुल गांधी नियम 357 के तहत भी ना बोल पाए। ये सारा षड्यंत्र, सारा खेल चल रहा है। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि तमाम लोग हैं जो अन्य 52-54 जुर्माना होके छूटे जा रहे हैं, लेकिन राज बब्बर जी बोलेंगे उनके ऊपर डिफेमेशन हो जाएगा। छूटा 700 रुपया जुर्माना लगा था सिर्फ। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं, राज बब्बर जी को सजा हो जाएगी, अजय लल्लू जी को सजा हो जाएगी, राहुल गांधी को सजा हो जाएगी, और 5,000 से ज्यादा ईडी के मामलों में भारतीय जनता पार्टी का कोई देवता तो भैया आगे से सोच समझ के कोई नेता नहीं है। आगे से सोच समझ के बोलो। नहीं, ये लड़ाई तो लंबी है, ये दूसरी लड़ाई है आजादी की ब्रजेश जी। आज आप महंगाई पर बात मत करिए, आज आप भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार महंगाई है, आपको कहाँ दिख रहे? कहीं नहीं दिख रही। बेरोजगारी जैसे कोई महंगाई नहीं पाड़े जी। आप बोलेंगे तो संजय राणा की तरह, आप पत्रकारों की बात कर रहे हैं ना, 150 के लगभग आंकड़ा पहुंचने वाला है उत्तर प्रदेश के पत्रकारों का, जो या तो मुकदमा झेल रहे हैं या तो जेल झेल रहे हैं। संजय राणा, और उसका अधिकतम हिस्सा हमारे जिम्मे आया था, शिक्षा एक्शन हुए। आप देखिए शिक्षा मंत्री से प्रश्न उसके सबसे बड़े शिकार हमें, लेकिन देखो मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, ऐसे हंसो, लड़ो, यही काम है विपक्ष का। ये लोकतंत्र जो है ये राजतंत्र में बदल रहा है। अगर देश की जनता, देश के पढ़े लिखे लोग जो ट्रोल कर रहे हैं अंधभक्त बनकर तमाम सोशल मीडिया पर, उनको समझना होगा। और लास्ट बात मैं कह दूं, लास्ट बात, न्यायपालिका की बात आप कह रहे थे, किरण रिजिजू क्या प्रयास कर रहे हैं और किसके इशारे पर कर रहे हैं कि इस देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम सिस्टम से नहीं होगा, हम करेंगे। संजीव मिश्रा, किया जा रहा है? क्या न्यायपालिका पर नियंत्रण करने के लिए ये कोलिजियम सिस्टम को हटाने की कानून मंत्री पैरवकारी नहीं कर रहा है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। संजीव मिश्रा, आरोप ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकारें हैं
वो बड़ा इन्फ्लुएंस करती हैं और बहुत हाई हैंडलिंग कर रही हैं, जिसके कारण इस तरीके का वातावरण विकसित हो रहा है। और एक बात और विनोद जी ने कही कि मामले सुलझाए जाने चाहिए, ना कि उलझाए जाने चाहिए। देखिए, अब कांग्रेस की स्थितियां देखिए ना। कांग्रेस तो पूरी खुलेआम कह रही है कि साहब ये राहुल जी की शहादत है और ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पहला जैसे आप कहते हो ना देखेंगे कि 2014 के बाद ही आजादी आई है, ये कह रहे हैं अब आजादी की लड़ाई है। दोनों के कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है। पांडे जी, अब आप पांडे जी आप बीच में आप सुनो। ये तो 32 साल हो गया, ये तो 32 साल हो गया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बेहाल हुए। अरे 60 साल का रोना तो आप रोते हो। एक पार्टी देखिए, 60 साल का एक पार्टी देखिए, आपके बीच में कोई बोला नहीं, देखिए अपराधी और गुंडों को संरक्षण देने वाली एक पार्टी है, अपराधी और गुंडों को संरक्षण देने वाली। कौन सी वाली? आतंकवादियों को छुड़ाने वाली, नाम लेके दिखाओ, प्रयास करने वाली। नाम लो ना। भला हो हाई कोर्ट लखनऊ का, देखो तो हाई कोर्ट ये है वकील, अब ये गए हैं डायरेक्ट, अब ये नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनको पता है डिफेमेशन होगा। क्या नाम लो, नाम नहीं देखिए, ताकि आप पर प्रॉपर डिफेमेशन बने। समाजवादी पार्टी है, मैं तो डंके की चोट पे कहूंगा। नाम पूरा सेंटेंस बोलो। समाजवादी मुझे बात कहने दीजिए। हाँ बिल्कुल दूंगा, इसके बाद आप ही गुंडों अपराधियों को पालने वाली, ये गुंडों अपराधियों को पालने वाली, ये आतंकवादियों को जमानत पर छुड़ाने का प्रयास करने वाली पार्टी है। आज अगर राहुल गांधी के ऊपर सजा हुई तो सबसे पहले कौन भागा? कहता वो अखिलेश जी ने हमें ट्वीट कर दिया, और एक अपना वो आम आदमी पार्टी। ये दो लोग क्यों ट्वीट एक कर रहे नहीं, हैं? दो राज्य में सरकार है, नाक में आपके चने डाल रखे हैं उन्होंने, ऐसे नहीं हल्के में बोल सकते हो उनको। आगे आ जाएंगे। ओके, अनूप संडा जी आप कुछ कह रहे थे। कहना होगा वो तो डंके थैंक की यू चोट पे कहूंगा। संजीव जी, आप सुनो, अब अनूप संडा के लिए बोले हो ना, जो पुजारी बन रहे हैं, अच्छा सुन तो लो, जनता इनको लगातार सबक दे रही। अब आप सुनो, अनूप संडा ने, आपने बोला ना गुंडा अपराधी आतंकवादी, अब अनूप संडा बोलेंगे, बताओ भाई। मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय की बौखलाहट देख रहा हूं कि आप चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी की सजा के ऊपर, ये पहुंच गए हमारी पार्टी के ऊपर। तो यूपी में प्रॉब्लम अरे तो गुंडों बदमाशों का आरोप कब तक लगाते रहेंगे? आपका रिकॉर्ड घिस चुका है। अब केस करो, अब केस। तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब में उत्तर प्रदेश संजीव मिश्रा सुनिए, ना गलत बात सुनिए, ना सुनने का क्षमता विकसित करिए सर, सुनने की क्षमता विकसित करिए। आपकी आवाज सिर्फ अनूप संडा बोलेंगे, ओनली अनूप संडा। मैं संजीव जी, नो गलत बात, आप जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओनली अनूप संडा, ओनली अनूप संडा। नहीं टोका, आप अनर्गल प्रलाप करते रहे, नहीं टोका। जनता ओनली अनूप संडा। आप सुनने की क्षमता पैदा कीजिए। ये आपके लोकतांत्रिक चरित्र का आईना है। आप इस बात को साबित कर रहे हैं कि आपका चरित्र लोकतांत्रिक है। आप अपने खिलाफ बात नहीं सुन सकते, और आपकी सच्चाई यही है कि पूरे देश के लोकतंत्र को आप खतरे में डालना चाहते हैं। अरे हिटलर और मुसोलिनी के पुजारियों, उत्तर प्रदेश की जनता हिटलर और मुसोलिनी के पुजारियों, शर्म कर लो। आज भगत सिंह का शहादत दिवस है, डॉक्टर लोहिया की जयंती है। देश का इतिहास माफ नहीं करेगा। जमानत जब एक सीट नहीं जीतेंगे, खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। शर्म कर लीजिए, 2024 का चुनाव है। थैंक यू। ऐसे लड़ने का कोई फायदा नहीं, आप दोनों का शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वैभव महेश्वरी की बारी है। वैभव महेश्वरी, राहुल गांधी की सजा से आम आदमी पार्टी और आपके पार्टी के अध्यक्ष दूसरे बड़े नेताओं ने क्या सबक लिया? दोनों लोग चुप हो जाओ, नहीं आवाज बंद, इन दोनों की आवाज डाउन करिए। ओनली वैभव महेश्वरी, गो अहेड, बोलिए। आप दोनों की आवाज बंद हो चुकी है, अब वैभव महेश्वरी की सुनो। अब जो बोलोगे आपके कमरे में ही सुनोगे सिर्फ। अब वैभव महेश्वरी की बारी है, वैभव जी बोलिए। अनूप जी अब शांत हो जाओ, अनूप जी अब शांत हो जाओ प्लीज। विजय जी, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को एक बार अपना 2014 का और एक बार 2019 का मैनिफेस्टो उठा के पढ़ लेना चाहिए। उसमें उन्होंने पेट भर भर के झूठ बोला है। अगर झूठ बोला है और दोबारा चुनाव में जाना है, काम अगर वाकई देश के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, देश की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, जो कि इनके ट्रोल जो है हर समय कहते रहते हैं ना, विश्व में नाम हो गया, विश्व में नाम हो गया, कोई नाम वाम नहीं हो गया है, बहुत बेइज्जती करा रहे हैं देश में रोज। तो अपने इतना खाली प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, उनको अपना मैनिफेस्टो उठाकर पढ़ना चाहिए
और बेहतर है कि दूसरे राज्यों की सरकारों को, दूसरी पार्टियों की सरकारों को गिराने की हर समय साजिश रचने के बजाय अपने मैनिफेस्टो के 1-2 पॉइंट पर कम से कम काम कर लेना चाहिए। अपने पुराने पोस्टर पढ़ लेने चाहिए, बहुत हुई महंगाई की मार और बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार और बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, वो सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इतनी तबाही हो गई है। आप जो है अपनी डिग्री के बारे में इतना सस्पिशन है इनके ऊपर, पढ़ाई लिखाई के ऊपर तो सस्पेशन है, वो करते क्या है, सारा प्रधानमंत्री वाला काम छोड़ के बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं एग्जाम में स्ट्रेस फ्री कैसे रहें। अरे पूरे देश को आपने स्ट्रेस में डाल दिया है। सिलेंडर कैसे खरीदें इसके बारे में क्यों नहीं आप कोई व्याख्यान देते मन की बात में? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि आप जो किसान जो है वो आत्महत्या कैसे ना करे, उसको एमएसपी कैसे दी जाए, इस पर क्यों नहीं बात करते? देश की मन की बात ये है कि किसान का काम कैसे चले, बेरोजगार को रोजगार कैसे मिले। आप मन की बात में बच्चों को एग्जाम कैसे दें वो पढ़ा रहे हैं। आपने खुद ने एग्जाम दिए कि दिए नहीं दिए इसका कोई गारंटी नहीं है, वो फर्जी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज ये आप किस तरह का लोकतंत्र बना रहे हो? अपना मैनिफेस्टो उठा के पढ़ लो, दिन भर बैठे लोगों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने अपना अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला और अपने अपने पक्ष ओपिनियन को प्रस्तुत किया। बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।